हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस बार ना बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है। लगभग एक डेढ़ महीना हो गया होगा तब से कोई ब्लॉग ही नहीं आया। बिकॉज ब्लॉग बना ही नहीं पा रहे थे क्योंकि घर पे एक समस्या हो गई थी। जो देवांशु भाई हैं तो उनको ना किडनी की प्रॉब्लम ना उनको 1 महीने पहले पता चली थी। तब से उसी में ही सब लगे हुए हैं। तो इस वजह से ब्लॉग वगैरह कुछ बन ही नहीं पा रहा है। घर पे थोड़ा टेंस का माहौल, इस वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो आज थोड़ा इस वजह से सोचा थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं, अपडेट देते हैं। तो देवांशु भाई को ना 1 महीने पहले अप्रैल में, लगभग 10 अप्रैल को तब चेकअप कराया था। तब पता चला कि डॉक्टर ने बोला था कि किडनी ना 90% तक डैमेज है। तो हम लोग एकदम से घबरा गए, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करा जाए। तो फिर अगले दिन आके सब लोग गए यहाँ जो लोकल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ दिखाया। वहाँ रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई तो उन्होंने लखनऊ पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया कि आप वहाँ जाके दिखा लीजिए। वो बेस्ट हॉस्पिटल है किडनी के लिए भी और किसी के लिए भी। तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ तो बड़ी मुश्किल से एडमिट करा पाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा लोग होते हैं, इतनी भीड़ होती है, बेड भी इतने कम होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एडमिट होना। फिर भी यहाँ से सब लोग गए, देवांशु भाई, चाचा, भैया, सब लोग गए। तो वहाँ पे बड़ी 12 तारीख को, हाँ 12 अप्रैल को गए थे लखनऊ पीजीआई में। वहाँ शाम को फिर एडमिट किया। वहाँ 2 दिन एडमिट रहने पे डॉक्टर ने बोला कि अब डायलिसिस करनी पड़ेगी। बिकॉज जो इनका क्रिएटिनिन लेवल है वो 12.3 है। उस टाइम पे जब चेकअप हुआ था तो वो ज़्यादा था। डॉक्टर ने बोला डायलिसिस करना पड़ेगा और उसके अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 दिन के बाद वहाँ डायलिसिस हुआ। फिर वहाँ पे 2 दिन के बाद ना एक डायलिसिस हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस तो एक वो टेम्परेरी सोल्यूशन है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि डायलिसिस तो लोग सालों साल डायलिसिस कराते हैं, बट कोई वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। बिकॉज वो ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, श्रिंक कर गई है। श्रिंक मतलब वो सिकुड़ गई है ना, डॉक्टर ने यही बोला था। फिर कि आप घर में, डॉक्टर ने और चेकअप कराए, रिपोर्ट्स देखी, फिर बोला कि घर में इनके कौन कौन है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। क्योंकि फैमिली मेम्बर ही कोई किडनी दे सकता है, वही मतलब सूट करेगी तो ज़्यादा अच्छा है। अदर किसी पर्सन की सूट करेगी नहीं करेगी वो भी डिपेंड करता है। जैसे फिर तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। बहुत परेशान हो रहे थे इतने दिनों से। तो अभी फिर वहाँ पे 3 डायलिसिस के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। बोले अब आप डायलिसिस कराते रहना और तब तक अपना घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेन मम्मी पापा भाई बहन, उनमें से कोई एक किडनी देने के लिए रेडी रहे, वो अपना चेकअप कराए। तो फिर ये सब बोल के डॉक्टर ने दवाई दे के डिस्चार्ज कर दिया। अब घर पे सब लोग आए। तो वहाँ लखनऊ पीजीआई से जो डिस्चार्ज किया था डॉक्टर ने, वो 20 अप्रैल को किया था। तो लगभग 8-9 दिन वहाँ पीजीआई में रहे। उसमें दवाई भी चली और चेकअप भी हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। तो उसमें जो भी रिपोर्ट्स आई उस हिसाब से डॉक्टर ने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, 5-6 महीने। तो तब तक आप जो भी किडनी देने के लिए तैयार हो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और सारे चेकअप भी कराने पड़ेंगे। तो फिर डिस्चार्ज होने के बाद जब हम लोग घर आ गए तो और गूगल पे और डॉक्टर्स को सर्च किया किडनी की और क्या क्या दवाई हो सकती है वो देखा। और लोगों से पूछा कि जिनकी भी ख़राब हुई थी, आसपास लोगों से पता किया। तो उन्होंने और भी सारी चीज़ें बताई। किसी ने होम्योपैथिक रेफ़र किया, किसी ने आयुर्वेद को बताया, किसी के आयुर्वेद से ठीक भी हुआ है और लोगों से। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना एक बार आयुर्वेद ट्राई करा जाए। हो सकता है जो श्रिंक की हुई है तो वो रीजनरेट हो जाए।
और तो एक दो जगह आयुर्वेद डॉक्टर से बात की तो उन्होंने उनको रिपोर्ट्स भी भेजी हम लोगों ने। कई जगह मतलब 4-5 जगह तो हमने खुद ही बात करी होगी कि आयुर्वेद से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। क्योंकि ट्रांसप्लांट में किडनी देना ठीक तो है, बट अब अगर कोई और ऑप्शन है उससे ठीक हो सकता है तो वो भी बेटर है। तो एक जगह बात की डॉक्टर ने, तो उसने बोला, रिपोर्ट्स देखी, बोले एज कम है, ये रिकवर कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। रिपोर्ट्स को देख के उसने बोला कि आप डायलिसिस भी कराइए, बिकॉज डायलिसिस इस टाइम पे ज़रूरी है। अगर डायलिसिस नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आयुर्वेद दवाई भी चलेगी और डायलिसिस भी होगी। धीरे धीरे करके डायलिसिस कम हो जाएंगी, तब ये एलोपैथ दवा बंद करके तब आयुर्वेद और चलाएंगे कुछ दिनों के लिए। तो फिर हम लोगों ने बहुत दिनों तक और लोगों से रिव्यू लिए कि उन आयुर्वेद कितना फ़ायदा किया, कैसा क्या हुआ। तो कुछ लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी थे। उनको देखते हुए हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि एक जगह ट्राई करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद नुकसान नहीं करता है तो फ़ायदा भी नहीं करता है, और हम वो एलोपैथ तो चल ही रहा है। हो सकता है आयुर्वेद कभी कभी रहता है कि फ़ायदा कर भी जाता है। तो ऐसे ऑनलाइन सर्च करने पे एक जगह जबलपुर से हम लोगों ने दवाई मंगाई, वहाँ से आयुर्वेद दवाई मंगाई, उनको रिपोर्ट्स भेजी थी। तो उन्होंने बोला कि आप ये दवाई खिलाइए, इससे आराम मिलेगा। आप मतलब जो किडनी डैमेज हुई थी ना, डॉक्टर ने बोला था कि बीपी की वजह से डैमेज हुई है, बीपी हाई रहता है देवांशु भाई का, इस वजह से। अब वो उनको कुछ पता ही नहीं चला कि कब हाई रहता है, कब लो रहता है, सिम्टम्स कभी कुछ पता ही नहीं चले। वो तो जब रिपोर्ट्स आई तब डॉक्टर ने बोला कि इनकी तो किडनी ही डैमेज है, वो भी एक नहीं दोनों ही। इसलिए एकदम से सब लोग परेशान हो गए कि कैसे ये हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का। उन लोगों ने बताया कि बनारस में एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं, वहाँ से आप दवा लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उनके यहाँ एक केस ऐसा हुआ था जो उनको दवाई फ़ायदा करी थी, और वो उनका अभी भी सही चल रहा है। तो अब लोग ऐसी पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं कि किसी को फ़ायदा हुआ है तो हो सकता है इनको भी फ़ायदा हो। तो वहाँ से हम लोग गए बनारस, 2 लोग। अभी 1 हफ्ते पहले बनारस गए थे। वहाँ से हम लोग दवाई लेके आए। दवाई लाने के बाद वो दवाई जो थी ना, वो कुछ टैबलेट फॉर्म में, मतलब काढ़ा के फॉर्म में है, कुछ पीने वाली है, सिरप टाइप में, इस टाइप से है। तो वो जब से पी रहे हैं ना, तो और डायलिसिस भी चल रही है, तो दोनों से थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। बीपी कंट्रोल रहता है, जब बीपी कंट्रोल रहेगा तो और भी चीज़ें सही रहेंगी। डॉक्टर ने बोला है कि आप जितना बीपी कंट्रोल रखेंगे, नॉर्मल बीपी रहेगा, उतना आपको जल्दी से जल्दी फ़ायदा होगा। तो देखते हैं कब तक कितना फ़ायदा होता है। अब तो जब ही पता चलेगा, जब रिपोर्ट्स आएंगी, अल्ट्रासाउंड होगा, क्रिएटिनिन लेवल चेक होगा दोबारा से, तब पता चलेगा वो कितने दिन तक स्टेबल रहता है, क्रिएटिनिन लेवल कितना कम होता है। तो फ़िलहाल तो अभी आयुर्वेद दवाई भी चल रही है और डायलिसिस भी हो रही है, और अपना जो एक्सरसाइज वगैरह है वो भी कर लेते हैं। बस फ़ायदा हो किसी ना किसी तरह से, यही है। तो इसी वजह से ना इतने दिन से ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा था और कुछ बना भी नहीं पा रहे थे। बहुत सारे 1-2 वीडियो डले भी हैं जिनको एडिट भी करना है, बट हो ही नहीं पा रहा है इस वजह से। तो आप लोग बताइएगा, हम मतलब किडनी प्रॉब्लम में और क्या ले सकते हैं जिससे थोड़ा आराम मिल सके, वो सही हो सके। क्योंकि सबके आसपास कोई ना कोई ऐसे पेशेंट रहते ही हैं जो इस सब चीज़ों से आजकल गुजर रहे हैं। तो कहाँ उनको फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, आप अपने सजेशन दीजिएगा तो हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जहाँ से भी फ़ायदा होता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब जो भी अपडेट होगी वो आपको देंगे, और जो भी होगा आपको बताएंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।